दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 16 जनवरी को एमपी बोर्ड की प्री बोर्ड एग्जाम है। ओके, लगातार दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे सर प्री बोर्ड एग्जाम है। ओके, तो प्री बोर्ड एग्जाम की बार तैयारी करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सुपर फास्ट डिवीजन करने वाले हैं एक ही वीडियो में आपके 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण में आपको कंप्लीट कवर करा दूंगा। ओके, देखिए ओके फास्ट में आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ओके, लेकिन अभी तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए 1 महीने है, आराम से मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करा दूंगा, एक क्वेश्चन आपको रटवा दूंगा। ओके, आराम से हम तैयारी करेंगे, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन को समझेंगे। लेकिन अब आपका प्री बोर्ड आपका आ गया है, लगातार कमेंट कर रहे थे तो मैं एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, तो वीडियो देख के पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये केवल प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ये अगर आप तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम की भी आपकी क्या काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। इसलिए प्री बोर्ड के नाम पर कम से कम ये क्वेश्चन पूरे तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो अगर मेहनत अच्छी सोच और ना हार मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी क्या है परीक्षा आपके सामने क्या घुटने टेक देती है। अगर आपके पास जुनून है और आपके क्या है मेहनत करने की क्षमता है तो आपके सामने जितनी बड़ी परीक्षा हो आपके सामने क्या घुटने टेक देगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद 3 नंबर 4 नंबर जितना हो सके मैं आपको क्या कवर करा दूंगा। ओके, अभी तो मैं आपको जितना मेरे सामने क्वेश्चन आएंगे मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। चलिए देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। देखिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये माइंड में आपको रखना है। तो साथ ही व्यष्टि और समष्टि शास्त्र में अंतर आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो ये आपसे पूछा जाएगा। वैसे जब समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर तैयार करके रख लेंगे तो विशेषता तो फिर आप अपने लिख पाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है तो ये लिख देना 2 पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता पूछे तो ये 2 पॉइंट बता देना। ओके, अंतर पूछे तो इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको नेक्स्ट औसत, अब मैं आपको एक क्वेश्चन को पढ़ के समझा नहीं रहा हूं। ओके, क्योंकि मुझे क्या है सभी प्रकार के क्वेश्चन अभी आपको कवर करने हैं। बाकी अभी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी समय है तो एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से समझा भी दूंगा। ओके, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अभी आपसे जितना हो सके मेहनत अपनी तरफ से कीजिए। औसत उत्पाद किसे कहते हैं, तो कुल उत्पाद को जब श्रम की इकाइयों से भाग दे दिया जाता है तो मैं क्या उत्पाद को हम औसत उत्पाद कहते हैं। तो क्या होता है, कुल उत्पाद को जब श्रम की इकाइयों से भाग दे औसत उत्पाद प्राप्त होता है। कुल लागत किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कुल उत्पादन में धन व्यय होता है उसे हम क्या है कुल लागत कहते हैं। और कोई वस्तु हम क्या है निर्माण कर रहे हैं, कुछ भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसे क्या पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, वही उसी को लागत कहलाती है। आदर्श हाथ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आप बाजार बल जो मुक्त बाजार में माल की मांग और आपूर्ति को स्वचालित रूप से क्या संतुलन तक पहुंचाने में मदद करता आदर्श हाथ कहलाता है। जिस प्रकार से बोर्ड में 2 लाइन में बताना सेम उसी बार से दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित कीमत या कीमत तल कहते हैं। तो निर्धारित कीमत या कीमत तल एक ही बात है। ओके, क्या होता है कोई वस्तु होती है तो सरकार पहले से ही उसकी क्या है न्यूनतम उसकी क्या है कीमत निश्चित कर देती है, जैसे निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं या कीमत तल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम या न्यूनतम मजदूरी विधान, ये सब क्या है निम्नतम निर्धारित कीमत के एग्जाम्पल है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति है, तो जब किसी वस्तु की बाजार में पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक होती है तो इसे हम क्या अधिपूर्ति कहा जाता है। तो ये आपका इस बार से दिया होगा तो आपको तैयार कर लेना है। बाकी क्वेश्चन आप दिखाते ही जा रहा हूं तो तैयार करते सकते हैं। ओके, क्रम से पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनमें मैं फोकस करूंगा। ओके, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी क्या इंपॉर्टेंट है, तो आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में चालू उत्पाद के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का बाजार मूल्य का कुल माप है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी क्या शामिल किया जाता है। मुद्रा की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 2 परिभाषा याद करके रखना है, मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कारक भी आपको तैयार करके रखना है। मुद्रा के कारक से पूछा जाता है, मुद्रा की परिभाषा पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ 2 परिभाषा दी है, एक तो आपका प्रोफेसर आपका होटेले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ओके, अब प्रोफेसर सेली गेमेन के अनुसार क्या मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त की होती है। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके आगे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका उपभोक्ता फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र याद करके रखिएगा। तो उपभोक्ता फलन का आपको ये सूत्र याद करके रखना है। ओके, तो C इक्वल टू क्या, तो एफ वाई होता है, मतलब C उपभोक्ता व्यय है, एफ यहाँ का फलन है, वाई आपका आय है। ये आपका देता है। तो वह फलन जो आय तथा उपभोग व्यय के बीच क्या संबंध बताता है उपभोग फलन हमारा कहलाता है। अतिरेक मांग भी इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक मांग या अतिरेक मांग की बात है। तो जब क्या है स्थिर कीमत पर उपलब्ध उत्पादन की तुलना में अपेक्षित व्यय बढ़ जाए तब इसे अतिरेक मांग की स्थिति कहते हैं। मैं आगे आपको समझा दूंगा जब आराम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। अभी तो आप जितना हो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है। ओके, फिर गुणन किसे कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के बीच परिणात्मक संबंध क्या हमारा गुणन कहता है। गुणन का पूरा आपको सिद्धांत भी समझ के रखना है, लॉन्ग में दोस्तों आपका आता है। ओके, फिर नेक्स्ट बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है।
ओके, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? तो वह कीमत जिस पर मांग तथा पूर्ति आपस में बराबर होती है उसे क्या है? संतुलन कीमत कहते हैं। कि संतुलन मतलब ये कि बराबर होना। क्या बराबर होना? मांग और पूर्ति अगर आपस में बराबर हो जाए संतुलन कीमत कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था में एक बार अंतर भी आपको तैयार करना है। ओके, लाभ कैसे कहते हैं ये भी आपका सिंपल है, तो इसे भी पढ़ के लिखिएगा। और स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे और 2 नंबर वाले देखते हैं जिसमें आपको चाहिए उच्चतम निर्धारित कीमत। अभी इससे पहले मैंने आपको निम्नतम निर्धारित कीमत बताया उदाहरण से, अब इस उच्चतम निर्धारित कीमत, ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा, तो सरकार क्या निम्नतम सीमा बताए, नीची सीमा बताए, तो वह निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाता है। ओके, और उच्चतम जो सरकार द्वारा किसी वस्तु की जो ऊपरी सीमा या अधिकतम कीमत को क्या हम कहते हैं? उच्चतम सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यानी दोनों जगह वस्तु की जो कीमत है वो कौन निर्धारित कर रहा है? ओके, सरकार निर्धारित यहाँ कर रही है। ओके, जिस प्रकार से तो ये आपका दिया हुआ, जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के लिए उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है। ओके, फिर इसका राष्ट्रीय आय इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, एक देश की राष्ट्रीय आय सियासत साधारण एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं की तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है। ये बिल्कुल आपका सिंपल दिया हुआ, कोई भी देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, वस्तु नहीं सेवाओं का भी, साथ वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उनका जो योग होता है वही हमारा एक राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की 2 विधियां एक बार पढ़ लेना है, एक उत्पाद विधि होती है और एक आपकी आय विधि होती है। दोनों विधियों को एक बार समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बैंक का कार्य समझाइए। केंद्रीय बैंकों का बैंक कार्य आपको समझाना है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको है समग्र मांग के 2 घटक आपको पढ़ना है। और इसके बाद सेटेरिस पारिवर्स की मान्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो सेटेरिस पारिवर्स की मान्यता, सीमांत बचत प्रवृत्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीएस का अर्थ लिखिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को हम सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस कहते हैं। और यह उस बढ़ी हुई आय का भाग या अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। यह आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप बचत परिवर्तन है। बहुत थोड़ी चीजें आपको समझ में दिक्कत हो रही है, लेकिन आसानी से मैं समझा दूंगा। आपने देखो कई बार मैंने टॉपिक को आपको बहुत आसान समझाया। ओके, तो अभी तो आप क्या तैयार कर लीजिए जो आपको समझ सकते हैं। ओके, बाकी मैं आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार फास्ट दिखाते जा रहा हूँ जो आपको तैयार करना चाहिए। बाकी पूरा पीडीएफ चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि मुझे क्या पूरी पीडीएफ मिल जाए, 2 नंबर वाले, 3 नंबर और 4 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, साथ ही क्या चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाए, साथ ही मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिल जाए, तो सब मटेरियल आपको मिल जाए जो आपको पढ़ना है, जिससे आप आराम से 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो आपको इसके लिए कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके कोर्स ले लीजिएगा। तो सब आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो मटेरियल की आपको समस्या नहीं होगी, पूरा आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप क्या तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद आपको क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो इससे पहले मैंने समष्टि का बताया था। ओके, तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा और साथ ही इसके दोनों के अंतर, उनकी विशेषता तो पढ़ के रखना है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को है जो अर्थशास्त्र में छोटे छोटे अंशों या भागों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण किसी भी वस्तु का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, संपूर्ण होता है, जबकि यहाँ छोटे छोटे चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी एक व्यक्ति का, एक कंपनी का, एक परिवार के, इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसकी आगे देख लेते हैं। इसकी वजह से आपको बाजार संतुलन से क्या सही इंपॉर्टेंट, बाजार संतुलन से आशय उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति गई मात्रा के बराबर होती है। ये आपको पढ़ के रखना है। बाजार से क्या आशय है, तो बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु का क्रय विक्रय हेतु के निकट संपर्क में होते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप जानते होंगे बाजार के बारे में बताया जा रहा है। पढ़ बस एक बार लेते तो अपनी लैंग्वेज में फिर आप लिख भी पाएंगे। ओके, नहीं तो जैसे जानते सबको जानता है बाजार क्या है, मार्केट क्या है, सब कुछ बाजार जाता है, लेकिन पेपर में 2 लाइन में कैसे लिखना है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो एक बार पढ़ लेते तो आपको चीज समझ में आ जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कैसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्या है, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, इसे ऑब्जेक्ट अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। जैसे टीवी है, कार है, वॉशिंग मशीन, आपके घर में भी हो सकता है टीवी हो तो कई 5 साल के हो, 10 साल के हो गए। ओके, कंप्यूटर, फ्रिज, वैसे बहुत सारे लोगों के फ्रिज भी होगा तो कई 5-10 साल तक होगा। तो ये ऐसी चीजें होती है कि लंबे समय तक चलती है। ओके, तो इसलिए मैंने टिकाऊ वस्तु नाम है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, टिकाऊ यानी क्या है, लंबे समय तक जो चले, बिल्कुल सिंपल, नाम ही में पूरा राज छुपा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वह प्रणाली जिसमें क्या वस्तु का लेन देन
कि वस्तु से किया जाता है। पहले समय में क्या था, पहले समय रुपया तो चलता नहीं था। ओके, तो मान लीजिए क्या है, मैं आपको समझा ही चुका हूं कि मान लीजिए मुझे क्या है, मुझे क्या चावल चाहिए। ओके, लेकिन मेरे पास चावल नहीं, तो मैं जिसके पास चावल उससे मांगूंगा, वो कहेगा जब मैं तुम्हें चावल दे दूंगा तो उसके बदले मुझे क्या दोगे। तो मैंने कहा मेरे पास गेहूं है तो गेहूं ले लो, तो उसके बाद गेहूं के पास सकता लेगा और क्या अल्लाह बल्दी हो जाती है। तो ये वस्तु बने होता है, वस्तु होता है, उस समय पैसे नहीं था। यदि किसी गांव में बढ़ई या लोहार सेवाओं के बदले 1 क्विंटल गेहूं दिया जाए तो वह वस्तु विनिमय। इस प्रकार से या कोई बढ़ई या लोहार ने आपका घर काम कर दिया। ओके, अब उसको पैसे तो अब चलते नहीं, तो उसके बदले आपका गेहूं दे देते। ओके, इस प्रकार से तो ये आपका रहता है। ओके, सिंपल रहता है और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका उपभोक्ता प्रवृत्ति भी पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना चाहिए इसमें न्यून मांग। न्यून मांग इंपॉर्टेंट है आपका। जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग और कुल पूर्ति से कम होता है, अर्थात जब पूर्ण रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना व्यय आवश्यक है उतना ही नहीं होता है, तो इसे हम क्या न्यून मांग की स्थिति कहते हैं। ओके, तो ये आपको तैयार करना है। इसके 2 उपाय भी देख लेना। अर्थव्यवस्था से क्या है, तो अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होता है जो कि क्या निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। ओके, बिल्कुल आप सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेकिन इतने सिंपल भी पूछ लिए जाते कई बार। इसके बाद केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है लागत का अर्थ लिखिए, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और आगे ये आपका इंपॉर्टेंट है कीमत सीमा में अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो तैयार करके रखना है। कीमत सीमा में बाजार कीमत से कम कीमत तक पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे मांग बहुत बढ़ जाती है और मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो क्या इसमें बताया जा रहा है, सिंपल है कि क्या होता है कीमत सीमा में क्या बाजार की जो आवश्यक चीजों की जैसे आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे तेल है, तो तेल आज के हर समय घर की है चीजें हैं, तो जैसे तेल है, तो ये जो अगर इन चीजों की जो आवश्यक है, जो हमेशा सबको चाहिए पड़ते हैं, ऐसी वस्तुओं की अगर मांग, ऐसी वस्तुओं की अगर कीमत क्या सरकार निर्धारित करे, और सरकार क्या है जो बाजार की जो रेट चल रहा है, बाजार का रेट मान लीजिए 1 लीटर तेल का क्या है 200 रुपए का है, और सरकार ने उसे क्या है 150 रुपए कर दिया। ओके, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब सस्ता हो जाएगा लोगों को, तो इसलिए क्या है लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो मांग बढ़ जाती है, उसमें मांग अधिक की समस्या आ जाती है। तो कीमत सीमा में क्या है अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होता है, इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार कम कर देता है, जितना बाजार में रेट चल रहा है उसे कम कर देगा, सब लोग मांगने लगेंगे और सबको जब उस चीज को मांगेगा तो क्या हो जाएगा, मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ओके, इस बार से आगे नेक्स्ट आपको तो इसमें देख लेते कौन सा तैयार करना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको रेपो रेट से आप क्या समझते हैं, ये आपको तैयार करके रेपो रेट क्या है। प्रभावी मांग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभावी मांग समग्र पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये देख लेना है। उपभोक्ता और आय में क्या संबंध है, और औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस। ओके, सीमांत बचत प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है, इसी बार से औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस क्या है, तो इसे आपको पढ़ लेना। औसत बचत प्रवृत्ति बढ़ी हुई आय का भाग अर्थात प्रति इकाई बचत है, बस यही आपको ये फॉर्मूला आपको एक बार तैयार कर लेना है। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने आपको 2 अंक की वाले आपको है जितने सिलेक्टेड थे मैंने आपको भी है एक बार रिवीजन करा दिया। ओके, आगे हम देख लेते हैं 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण। 3 अंकीय में महत्वपूर्ण में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं ये आपका आ सकता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता आपको तैयार करना है। साथ ही में आपको पहले होता है जो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आए, क्योंकि जितने नंबर में उतने पॉइंट बताए। पहला है कि छोटे भागों का अध्ययन, दूसरा पूर्ण रोजगार की मान्यता, तीसरा कीमत सिद्धांत। ओके, इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। ओके, अक्सर पूछा जाता है किसी अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या को लिखिए। अर्थशास्त्र में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, देखिए क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन क्यों किया जाए, ये मेन 3 समस्या होती हैं। ओके, कि क्या किसी क्या उत्पादन किया जाना है, उत्पादन कैसे करेंगे, उत्पादन क्यों करना चाहिए हमें, ये है अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या। बाकी ये 3 लाइनों में पढ़ के आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये हेडिंग जब भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करे तो हेडिंग माइंड में होना चाहिए। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं ने पढ़ी, तो आपको क्या छोटे भागों का अध्ययन, पूर्ण रोजगार की मान्यता, कीमत सिद्धांत, ऐसे आपको क्या है याद होना चाहिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं, और पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके अंदर का मटेरियल अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर हेडिंग होगी अच्छे से लिख देंगे आप डिजाइनदार काले पेन से सजाकर और परफेक्ट लिखेंगे, तो टीचर सबसे पहले हेडिंग में भाई मेन ध्यान जाएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग रहेंगे, ध्यान उसी में सबसे पहले जाएगा, टीचर का पढ़ेगा कि हाँ यार सही है, एक लाइन पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सही लिखा। तो इस बार से नंबर कई बार मिल जाते हैं क्योंकि टीचर एक लाइन नहीं पढ़ता है, आपने देखा होगा, इसलिए क्या है आप मेन हेडिंग अच्छे से लिखिएगा। ओके, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बोर्ड एग्जाम में आपका आया था, लाभ अधिकरण की 3 शर्तें लिखिए। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका आया था, ये लाभ अधिकरण की 3 शर्तें तो याद होना चाहिए। ओके, लागत मूल्य P = MC के बराबर होना चाहिए। दूसरा की सीमांत लागत यू आपके हो जाएगा। ओके, हाँ यू 0 पर क्या घटती नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका दिया हुआ है उद्यम को अल्प विधि में निर्माण जारी रखने के लिए लागत मूल्य औसत लाभ परिवर्तनीय लाभ से क्या अधिक होना चाहिए। तो ये आपको तैयार करना है। समग्र मांग का अर्थ लिखिए, इसके 2 घटक लिए, तो समग्र मांग क्या है ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके घटक इसके तैयार दिए है, उपभोग व्यय है, विनियोग व्यय है, तो ये आपको पढ़ लेना है।
नेक्स्ट न्यून मांग किसे कहते हैं, इसे ठीक करने के दो उपाय देखिए। तो ये आपका न्यून मांग के बारे में बताया जा रहा है, और न्यून मांग को किस प्रकार से हम क्या है ठीक कर सकते हैं, इसके उपाय दिए, जैसे राजकोषीय उपाय है, निवेश है, अधिक मुद्रा निगम है, साख निर्माण है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको राजस्व और पूंजीगत व्यय में आपको अंतर तैयार करके रखना है। ओके, तो ये पहला वाला ये पॉइंट इसका ये गलत, ये इसका ही कॉपी हो गया। ओके, तो ये राजस्व का आप देख लीजिए पॉइंट, या पूंजीगत व्यय का, ये बाकी इस पर पूरा सबसे सही दिया हुआ, बस ये पहला वाला पॉइंट क्या है यहाँ इसका कॉपी हो गया। ओके, तो राजस्व व्यय की आप परिभाषा आपको लिख देना, ये आपकी पूंजीगत व्यय की परिभाषा दी है, और उसके बाद ये पॉइंट दिए इस बार से, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे नेक्स्ट राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको है मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करके रखना है, इसका ये आपको दिया हुआ सॉल्यूशन हो गया। तो अच्छे, अब ये वाले टॉपिक आपको समझ के तैयार करना पड़ेगा, रट नहीं सकते हैं, सब टॉपिक आपको है इकोनॉमिक्स से अधिकतम टॉपिक आपको समझना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको डायग्राम इसका थोड़ा स्पीड से और अच्छे से आप लिख लीजिएगा इस डायग्राम को। आगे देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की व्याख्या कीजिए, तो इसे भी आपको देख लीजिएगा। मतलब जीएसटी के बारे में 2 नंबर में भी आ सकता है आपका, ओके, या फिर 3 नंबर में भी आ सकता है, तो पढ़ के रखना है जीएसटी के बारे में। इसके बाद और भी कुछ 2 नंबर वाले से क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तु कैसे कहते हैं, उदाहरण देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका, 22 में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता बजट को समझाइए, 20 में आ चुका है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसकी जोड़ ले लीजिए। इसके बाद 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध, बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ऑब्जेक्ट यहाँ से हमेशा आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका हमेशा रहता है कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता वाले संबंध में। ओके, जैसे आएगा कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता डेड होती है, इस बार से आपका आता है, तो ये अच्छे से आपका रटा होना चाहिए। ओके, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में आपका संबंध। ओके, और इसके बाद है बजट रेखा, बजट लाइन भी अंतर आपको पढ़ के रखना है, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 3 या 4 नंबर में आपका स्थापन वस्तु में पूरक वस्तु में अंतर पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल भी है। ओके, तो सिंपल वाले क्वेश्चन तुम रटे ही होने चाहिए। स्थापन वस्तु कई बार मैं बता चुका हूं, अभी आपका मॉडल पेपर मैंने इकोनॉमिक्स से सॉल्व कराया है, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन था। ओके, तो स्थापन वस्तुएं क्या होती है आपका कि एक के स्थान में हम क्या दूसरे का यूज कर लें, अगर एक बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, मान लीजिए चाय और कॉफी दोनों में पीता हूँ, ओके, चाय में पीता हूँ, लेकिन चाय की डिमांड क्या बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, मैं कॉफी में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो एक ना मिलने पर दूसरे में हम शिफ्ट हो सकते हैं। गुड़ और चीनी हो जाए, चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो मैं क्या गुड़ में शिफ्ट हो जाऊंगा, इस टाइप से। और पूरक वस्तु में क्या होती है, एक वस्तु क्या दूसरी वस्तु पर डिपेंड होती है, जैसे क्या है पेन और स्याही का संबंध है, क्रिकेट बॉल का संबंध होता है, ओके, कार और पेट्रोल का संबंध, ये पूरक वस्तु में होता है। ऑब्जेक्ट में हमेशा यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैं हमेशा मैं शॉर्ट में आपको समझा ही देता हूँ, बाकी याद करके रखना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, 3 से 4 पॉइंट आपको पढ़ के रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है। ओके, 23 में भी 24 में भी आया था, तो लगातार रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के रखना है। एक वस्तु की मांग पर विचार करें, 5 रुपए की कीमत पर इस वस्तु की मांग वस्तु की 5 रुपए इकाई मांग है। ओके, इसकी मान लीजिए वस्तु की कीमत 7 रुपए हो जाती है, परिणाम स्वरूप मात्रा गिरकर 2 इकाई हो जाती है, कीमत लोच की आपको गणना करनी है। तो हम इसमें क्या जानते हैं, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला आपका ये होता है, यानी इसको इस पर देखो, वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन की दर यानी डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा अपॉन क्यू हो जाएगा। ओके, और प्रतिशत में है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। इसी तरह से वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी गुणा 100 करना पड़ेगा। कि वस्तु की कीमत की बात हो रही है, डेल पी हो जाएगा अपॉन पी, 100 से 100 कट जाएगा। अब ये डेल पी अपॉन पी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो पी ऊपर आएगा और डेल पी नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। और बस यहाँ में क्या पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके मतलब सीख के रखिएगा। इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मांग वाला क्वेश्चन जरूर एक आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखे हैं। बोर्ड एग्जाम 23 में भी क्वेश्चन आया आपका, तो ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक पहले तो हम मांग के बारे में समझा कि मांग होता क्या है, तो ये थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, मांग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो मांग के बारे में क्या है कि पूरी यहाँ बात बताइए कि मांग क्या है, किस चीज के अनुसार क्या होती है। ओके, हम देख लेते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपका पॉइंट से दिया है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक पूछे या मांग को निर्धारित करने वाले कारक पूछे, एक ही बात है, कारक है तत्व का है। ओके, तो एक ही बात होती है। जैसे वस्तु की कीमत, क्योंकि वस्तु की कीमत पर डिपेंड, आप सिंपल जानते हैं मांग का नियम क्या कहता है, मांग का यही नियम कहता है कि अगर वस्तु की कीमत क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो मांग क्या घट जाएगी, और वस्तु की कीमत घट जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, तो यही मांग का नियम है। तो मांग का क्या है, जो मांग क्या प्रभावित करता है, वस्तु की कीमत प्रभावित करती है, उपभोक्ता की आय भी निर्भर करती है। ओके, यदि उपभोक्ता क्या है बहुत ज्यादा पैसे वाला मान लीजिए, ओके, तो वो क्या है तुरंत वो डिमांड उसकी ज्यादा रहेगी, ओके, तुरंत उस चीजों को लेगा, ये चीज है। ओके, तो उपभोक्ता की आय पर भी चीज डिपेंड रहती है, धन के वितरण पर भी डिपेंड रहता है। ओके, जनसंख्या परिवर्तन पर भी डिपेंड रहता है कि मांग किस प्रकार से हो जाए, किस जैसे ओके धन का वितरण भी रहता है। ऋतु का परिवर्तन भी है आपका, ऋतु का परिवर्तन किस प्रकार से,
क्योंकि जैसे अगर स्वेटर की बात करें तो जो स्वेटर होता है वो ठंडियों में बिकता है, ओके। तो स्वेटर पर क्या है, अगर मांग की बात करें तो बहुत ज्यादा मांग होगी स्वेटर की, ओके। इसे गर्मी में बात करें तो फ्रिज की, गर्मियों में क्या फ्रिज की बहुत ज्यादा मांग होगी। तो ये ऋतु परिवर्तन क्या मांग को हमें प्रभावित करती है। भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना भी क्या मांग को प्रभावित करती है। तो ये सब कारण दिए हुए। अब याद करना है तो एक बार पॉइंट बस पॉइंट आपको याद होगा, दो लाइन तो जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ उस प्रकार से अगर माइंड में है अपने हिसाब से आप 2 लाइन में एग्जांपल देकर आप समझा सकते हैं। तो जब भी सॉल्यूशन को याद करें तो ब्लैक ब्लैक हेडिंग मैंने फोकस की है उनको अच्छे से तैयार करके रखना है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मांग के नियम को सचित्र व्याख्या कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, 22 में आया, लगातार 25 में भी आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो तैयार करके रखना है मांग के नियम का सचित्र व्याख्या। ये आपका दिया है मांग का नियम, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मांग का नियम बस केवल इतना ही है। मैंने अगर बात करें मांग का नियम माइंड में इतना रखिएगा, फिर तो जितने जिस हिसाब से आप लिखना चाहें उस हिसाब से आप बता सकते हैं। मांग का नियम क्या है, मांग और क्या है कीमत में विपरीत संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की क्या है कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी तो भाई लोग, जब कीमत बढ़ जाएगी तो लोग खरीदना नहीं चाहेंगे, लोग खरीदना नहीं चाहेंगे यानी क्या उसकी क्या है डिमांड जो मांग है वो क्या है कम हो जाएगी। और किसी वस्तु की अगर कीमत घट जाएगी तो लोग क्या चाहेंगे कि मुझे भी चाहिए, सस्ते हो जाते हैं जब चीजें तो क्या सब कुछ डिमांड करता है तो मांग बढ़ जाएगी। तो कीमत घटने पर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, विपरीत संबंध होता है। तो ये बस इतना ही आपका मांग का नियम है। तो इस प्रकार से आपको नॉर्मल माइंड में सेट कर रखना है। तो ये यहाँ देखिए बताया जा रहा है। बाकी एक आध क्या है अब अर्थशास्त्र के अनुसार तैयार करके रख लीजिएगा परिभाषा, जिसमें के अनुसार शब्दों में दिया हुआ है। उदाहरण के साथ समझाना थोड़ा तालिकाबद्ध, तो यहाँ पर यहाँ एग्जाम्पल के साथ बताएं। अपने से एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यहाँ चीनी की मांग की डिमांड की बात बताई जा रही है। सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ कि पहले कितने रुपए में कितने किलोग्राम मिल रही थी, फिर कितने में कितने मिल रही है, तो फिर इसका क्या वक्र किस प्रकार से बनेगा। अपने से कहीं एग्जाम्पल मान लिया और अपने से उसका क्या ग्राफ बनाकर दिखाएगा। तो इस मांग वक्र भी सीख लीजिए कैसे बनाना, बिल्कुल सिंपल ही आपका रहता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मांग की लोच को, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। 19 में भी आ चुका है, 20 में आ चुका है एमपी बोर्ड एग्जाम में। तो आपको मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक जैसे क्या है वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तु की क्रेता का वर्ग पर निर्भर करता है, क्योंकि वस्तु स्थापन वस्तु की मांग लोचदार होती है तो इस पर भी क्या है डिपेंड ये करता है। इसके आगे दोस्तों वस्तु की मूल्य, समाज में धन के वितरण का स्वरूप और संयुक्त मांग, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पूर्णतः लोचदार मांग है और क्या है और इसे रेखाचित्र की सहायता समझाइए तो ये आपको कर लेना है, ओके। पूर्णतः लोचदार मांग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल आपसे पूछ लिया जा सकता है, ओके। फिर इसके बाद ये बोर्ड एग्जाम में भी अभी आपका आ चुका है, बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से आपको करना है। ये बाजार संतुलन की व्याख्या आपको दी हुई है तो इसे अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ, ओके। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर गुणन कैसे कहते हैं, गुणन की क्रिया विधि, ओके। तो गुणन वाला लॉन्ग भी यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, तो गुणन वाले टॉपिक को भी अच्छे से आपको समझ के रखना है। इस बार से दिया हुआ है और अच्छे से आप देख लीजिएगा, ओके। बाकी और नोट्स में अभी ओके वो प्रिंट आउट नहीं निकाला ना कि उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप क्या है नोट्स पूरा ले लीजिएगा, पूरा तैयार कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ये बता ही दिया मैंने समग्र मांग क्या है, इसके 2 घटक लिखिए। अभी आपका बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन था, ओके। तो समग्र मांग क्या है, उपभोग व्यय होता है, विनियोग व्यय क्या है, उसके 2 घटक हैं। उसके बाद जैसे व्यापार संतुलन अदायगी संतुलन में अंतर दिया हुआ, ओके। इसमें तालिकाबद्ध नहीं दिया, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें अंतर बताया जा रहा है, ओके। ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें अंतर दिया हुआ, ओके। या तो तालिकाबद्ध भी लिख सकते हैं, हर पॉइंट का क्या दो पॉइंट भी है तो तालिकाबद्ध भी लिख सकते हैं जैसा चाहे, या तो पॉइंट बाई पॉइंट लिखने में किया गया, ओके। तो ये आपका हो जाता है व्यापार संतुलन अदायगी संतुलन में अंतर। इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना लागत वक्र यू आकृति के होते हैं। बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से आपको बताना है चीज को, तो यहाँ देखते हैं तालिकाबद्ध पूरा समझाया जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, लागत वक्र यू आकृति की होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुल आपको क्या स्थिर और परिवर्तनशील लागत में अंतर, या कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत में 4 अंतर लिखे हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। फिर इस बार से क्वेश्चन आपका आ सके, बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, तो इस बार क्वेश्चन को जरूर आपको सीख लेना है, ओके। जिसमें क्या है जैसे अभी आपको तालिका दे दी गई है, तो इसमें फर्म की कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, आपकी अल्पकालीन औसत लागत, ये आपको सब अनुसूची में बनाना है। ये किस बार से निकलने वाला है, ये पूरा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है लागत फलन की संकल्पना भी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मितव्ययिता का विरोधाभास, ये इंपॉर्टेंट है, मितव्ययिता का विरोधाभास। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 20 में और 22 में आ चुका है। प्रोफेसर किस के अनुसार पूरा मितव्ययिता का विरोधाभास के बताया जा रहा है, वो शॉर्ट में दिया हुआ, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं कंप्लीट आपको 2 अंकी 3 अंकी वाले 4 अंकी वाले एकदम थोड़ी फास्ट में आपको क्या है बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए, लेकिन जो मेन में क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ बताई दिए। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्या है बेहतरीन तरीके से प्रत्येक एक क्वेश्चन को पकड़ के पूरा अच्छे तैयार कर लेंगे, और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है तो अब क्या है हम क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। अभी तो आपको इतना तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी पूरा मटेरियल चाहते हैं, ओके, आसानी से आप तैयारी कर सकें, ओके। क्योंकि अगर पढ़ना भी चाहते हैं, मटेरियल नहीं होगा तो फिर अच्छे से आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं आप तैयारी कर पाएंगे। तो क्या है 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर
वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, और वस्तुनिष्ठ का सुपर फास्ट रिवीजन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।